नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपने पर्सन बैंक वाली जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज अपना चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 11 यानी 11वां अपना 11वां चैप्टर है ये 11वां चैप्टर। और जिसका नाम जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर का नाम है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्टिव पर्सन कौन कौन से हैं, फिर छोटे और बड़े क्वेश्चन कौन कौन से, और एग्जाम के हिसाब से इसमें कौन कौन चीजें आ सकती है एग्जाम में, वो हम इसमें डिस्कस करें। पहले देखो प्रश्न नंबर 1, पहला क्वेश्चन नंबर 1। और प्रश्न 1 क्या है? ओम इंटू मीटर निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है? मात्रक निकालना है। अब प्रतिरोध है ना, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। तो यहाँ ओम इंटू मीटर है तो ओम इसका नहीं है, प्रतिरोध का तो ओम है। धारा का होता है एम्पियर, विभवांतर का होता है वोल्ट। इसका मतलब किसका मात्रक है? ये प्रतिरोधकता का। किसका है ये? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम इंटू क्या होता है? मीटर होता है। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 2 कि विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण है। विद्युत धारा का मापन विद्युत परिपथ में किसकी सहायता से होता है? अब देखो धारा नियंत्रक है, ये तो प्रतिरोध को नियंत्रण करने का काम करता है, धारा का नियंत्रण करता है। ये वोल्ट मीटर है, ये विभवांतर का मापन करता है, ठीक है ना। ओम मीटर है ये अलग से, एमीटर है ये क्या करता है? धारा का मापन करता है। तो एमीटर की सहायता से क्या है? विद्युत धारा का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, 3 में क्या है? निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा विद्युत का सुचालक कौन सा है? सल्फर अधातु है, विद्युत का कुचालक। प्लास्टिक भी अधातु है, विद्युत का कुचालक। आयोडीन भी अधातु, विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट भी अधातु लेकिन विद्युत का सुचालक। एकमात्र ऐसा एलिमेंट ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन, ये है ना, ये कोई कंपाउंड या यौगिक नहीं है। ये क्या है? ये है एलिमेंट, तत्व है। ये हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन एलिमेंट और तत्व होते हैं, ध्यान रखना, भूल मत जाना। तो ये एलिमेंट है, तत्व है। तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला देखो, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? क्या लिखा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? किसका बना होता है? सोना, तांबा, लोहा, टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का बना होता है। किसका है? टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक का मान बहुत ज्यादा होता है। और विद्युत बल्ब में बहुत अधिक क्या है? लाइट पास होती है। प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा, जिससे क्या है? टंगस्टन क्या है? वो उष्मा यानी उत्सर्जित करेगा। उस ताप पर ऐसी धातु चाहिए जो पिघले नहीं। टंगस्टन का गलनांक का मान लगभग है ना 3.5 से 4,000 के डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये, इसलिए इस ताप पर ये पिघलता नहीं है। तो उससे क्या है? उष्मा निकलती है, तो इससे हमें क्या है? प्रकाश मिलता है। तो टंगस्टन है ना, ये क्या इस धातु, इसके अंदर क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगला देखो, अगला अपना प्रश्न नंबर देखो 5वां। 5वें में क्या है? 1 किलोवाट घंटा KWH का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा ना, वो होता है किसके बराबर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी करेंगे इसको। किसके होता है बराबर? यूनिट के बराबर। 1 किलोवाट घंटा बराबर एक होती है 1 यूनिट होती है। किसके होता है? यूनिट के बराबर होता है। फिर देखो अगला छठा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं गुलाम। गुलाम तो क्या है? आवेश का मात्रक, चार्ज का, है ना। वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है, विभवांतर का मापन करता है वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर विक्षेप का मापन करता है। धारा नियंत्रक नियंत्रण का कार्य करता है। इसका मतलब क्या पूछा है? विभवांतर का मापन करने वाला क्या है? वोल्टमीटर है। उत्तर क्या हो गया हमारा? वोल्टमीटर हो गया। इसके बाद देखो अगला प्रश्न नंबर 7। और 7वें क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत आवेश है ना, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देख, कूलाम। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या? कूलाम, वोल्टमीटर, एम्पियर, ओम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। इसके बाद देखो अगला फ्यूज तार। फ्यूज तार
और फ्यूज तार में क्या लिखा है कि फ्यूज तार को किसी संयंत्र के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखो, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा फ्यूज तार को संयंत्र में। और फ्यूज तार जो होता है ना, वो टिन और शीशा, इसके मिश्र धातुओं का बना होता है। किसका, टिन और शीशा है ना, इसकी मिश्र धातु का बना होता है। ये कौन है, फ्यूज तार। टिन व शीशे की मिश्र धातु इसका बना होता है फ्यूज तार। अब देखो अगला हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सन के बाद हमारे अब इसमें आगे छोटे वाले पर्सन। छोटे क्वेश्चन में देखो क्या है, पहला, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी तार का प्रतिरोध है ना। अब देखो पहले तो ये कि प्रतिरोध कहते किसी, तो प्रतिरोध किसको बोलते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं। अगर ये आ जाए तो क्या लिखोगे कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। एक पॉइंट तो ये क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। अगर रुकावट ज्यादा आएगी ना तो विद्युत धारा कम बहेगी। इसका मतलब रुकावट ज्यादा, प्रतिरोध का मान भी ज्यादा। तो अगर प्रतिरोध ज्यादा तो विद्युत धारा कम बहेगी, प्रतिरोध कम, रुकावट कम, विद्युत धारा क्या है, ज्यादा बहेगी, अधिक बहेगी। अब इस यानी प्रतिरोध को, चालक का प्रतिरोध है, ये कम ज्यादा कब होगा, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे वो लिखनी है। अब देखो कैसे लिखेंगे वो थोड़ा देखना। इसमें क्या लिखना हमें, देखो इस तरह से, तो इसको लिख के देखते हैं हम, है ना। पहला पॉइंट तो क्या है, प्रतिरोध। पहला तो है पॉइंट है प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध में क्या लिखोगे कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है। धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना, क्या लिखेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, वो लिखने हमें, है ना, कारक, प्रभावित करने वाले कारक। और कारक के अंदर देखो कौन कौन से कारक हैं, दो तीन आपको नाम याद रखने। देखो नंबर एक लिख रहा हूं मैं यहां, नंबर एक, पहला पहला क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई, तार की लंबाई है ना, जिसको लिख दे एल, क्या लिख दें, एल, तार की लंबाई एल। और याद रखना प्रतिरोध को लिखते किससे, प्रतिरोध है ना, इसको लिखते आर, ऐसे आर से लिखते हैं, रेजिस्टेंस यानी आर। तो धारक चालक तार की लंबाई एल है ना, ये प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब समझते हो क्या, यानी अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक तार की लंबाई घटेगी, प्रतिरोध का मान भी घटेगा। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ये इसका मतलब समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक तो चालक तार की लंबाई, दूसरा 2 नंबर, चालक तार के चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कर लो इसे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिखते हैं इसको ए से, सरफेस एरिया, या ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। इसके क्या होता है, तार का प्रतिरोध क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, एक दूसरे को उल्टा चलेंगे। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, यह व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बढ़ा
प्रतिरोध R घटा, अगर R बढ़ा तो A घटा, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और तीसरा कारक लिखना है 3 नंबर, चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति एंड टेम्परेचर, वह ताप, चालक तार की प्रकृति। अब चालक तार मतलब जिससे लाइट पास करवा रहे हो ना, वो तार है, वो धातु का बना होता है। अब उसमें धातु कौन सी काम में ले रहे हैं, पीछे हम पढ़ा है, हमने पीछे वाले में क्या पढ़ा है कि सब विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, क्या मानते हैं, चांदी को। 2 नंबर पे किसको मानते हैं, तांबे को। इसका मतलब चांदी को ज्यादा मान रहे हैं, तांबे को कम मान रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि चांदी में विद्युत धारा ज्यादा बहती है, प्रतिरोध का मान उसमें कम होता है, और तांबा उसमें विद्युत धारा चांदी के मुकाबले कम बहती है, प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। इसका मतलब जो धातु काम में ले रहे हो ना, उस धातु की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि चालक तार का प्रतिरोध कम होगा या ज्यादा होगा। ये 3 मेन कारक है प्रभावित करने वाले। अब देखो याद क्या रखना है, चालक तार की लंबाई L, अगर लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, अगर A का मान बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान घटेगा। तीसरा, चालक तार की प्रकृति व ताप, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। विद्युत धारा का मान क्या होगा, ये प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो अब देखो चालक तार की प्रकृति है, अगर चालक तार की प्रकृति धातु पे निर्भर करता है, धातु कौन सी काम में ले रहे हैं उसके आधार पे क्या प्रतिरोध का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएंगे। अब देखो इसमें कई बार प्रश्न पूछते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उस चालक तार का प्रतिरोध हो जाएगा, तो समानुपाती है, अगर लंबाई दुगुनी करेंगे प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऐसे अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए, है ना, ए का मान दुगुना कर दे तो आर का मान क्या हो जाएगा, 1/2 यानी आधा हो जाएगा, इस तरह से। तो आपको थोड़ा करना आना चाहिए, ये प्रभावित करने वाले 3 कारक अपना ये प्रश्न है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये 3 कारक हो गए। इसके बाद देखो अगला, ओम का नियम लिखिए, आवश्यक सूत्र भी लिखिए। ओम का नियम लिखिए, आवश्यक सूत्र भी लिखिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये। और क्या पूछते हैं कि ओम का नियम क्या है, पूछ लें, या पूछ लेंगे ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, है ना। तो थोड़ा आपको करना आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, देखो इस तरह से ओम का नियम लिखना है और इसका फिर प्रायोगिक सत्यापन करना है। देखो कैसे करें, क्या लिखेंगे, पहले ओम का नियम, ओम का नियम, इस प्रश्न में क्या लिखना है, ओम का नियम लिखना है और इस ओम के नियम का सूत्र भी लिखना है, ठीक है ना। अब ओम का नियम क्या है, सब याद रखना है ये। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाए, प्रवाहित की जाए, यदि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रवाहित धारा, उत्पन्न विभवांतर V है ना, प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, ये लिखना है। क्या करें, यदि किस चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाए, उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है V, उस चालक तार में प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती।
जितनी धारा पास करोगे उतना अधिक क्या होगा, विभवांतर, यानी एक दूसरे क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, इस तरह से देखो, ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, V, रकम दिख रहा है, क्या लिखें, तो V समानुपाती क्या लिखेंगे, I, प्रवाहित धारा I, उत्पन्न विभवांतर V की क्या होती है, समानुपाती, ये लिखना है। और V बराबर करेंगे ना, तो यहां लग जाएगा साथ में एक राशि और R, V बराबर IR। इसको बोलते हैं ओम के नियम का ये गणितीय रूप। क्या ये गणितीय रूप है, क्या है ओम के नियम का गणितीय रूप है, ये गणितीय रूप, ठीक है ना। V बराबर क्या होता है, IR। तो V तो क्या है, सिरों पर उत्पन्न क्या है, विभवांतर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। I क्या है, प्रवाहित धारा, और R है ना, इस R को बोलते हैं प्रतिरोध। R क्या है यहाँ पर, तार का प्रतिरोध कहलाता है। इसको बोलते हैं ओम का नियम। तो क्या लिखना है ओम के नियम में, यदि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित की जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती I, V और I समानुपाती है। राधे समानुपाती का निशान V बराबर क्या आ जाएगा, IR, इसका गणितीय रूप, ठीक है ना। और अब V तो है विभवांतर है, I प्रवाहित धारा, और R क्या है, तार का प्रतिरोध कहलाता है। इसको बोलते हैं ओम का नियम कहेंगे, ये ओम का नियम है ये, ठीक है ना, यहां तक लिखना है, ये ओम का नियम। इसके बाद देखो अपना अगला प्रश्न, अगला क्या लिखा है कि प्रतिरोधक, अगला क्या लिखा है, प्रतिरोध का SI मात्रक तथा उसका प्रतीक बताइए। प्रतिरोध जो होता है ना, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। क्या लिखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम होता है, ध्यान रखना। ये इसको ऐसे लिखते हैं, ओम को यूं लिखने का तरीका ही इस तरह से लिखते हैं, ओम को दर्शाने का तरीका इस तरह से, ये ओम है, ओम को दर्शाने का, ये इसका प्रतीक बताइए, तो ऐसे लिखना है ओम, ये ओम इसका प्रतीक है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला क्या लिखा है, यदि, अब देखो वैसे प्रश्न आगे पीछे वाले की तरह, यदि L लंबाई, ये L है, L लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो उसी चालक तार से 2R ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितनी लंबाई का तार लेना होगा। अगर L लंबाई का तार है तो प्रतिरोध R है, 2L लंबाई का प्रतिरोध है तो ये 2L लंबाई का चालक तार है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 2R। इसका मतलब L के साथ L के साथ R, तो 2R के साथ क्या आएगा, 2L। इसका मतलब तार क्या लेना पड़ेगा, तार की लंबाई क्या लेनी पड़ेगी, दूनी लेनी पड़ेगी, 2L लेनी पड़ेगी। तो अगर तार की लंबाई L तो प्रतिरोध R, तो प्रतिरोध 2R तो लंबाई 2L हो जाएगी। अब यह मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दें, प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, दुगुना। यही तो इसमें, अगर प्रतिरोध तार, तार जो है, अगर उस तार की लंबाई को 5 गुना कर दें, प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, 5 गुना। यानी प्रतिरोध का मान तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, पीछे लिखा हमने, ठीक है ना। अब देखो अगला, अगला प्रश्न क्या है, यदि, क्या लिख दिया, यदि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। श्रेणी क्रम के लिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आएगा कोई न कोई, श्रेणी क्रम आ जाए या समांतर क्रम आ जाए, उनके दोनों के फॉर्मूले हम निकालेंगे आगे बाद में, ठीक है ना। 2 ओम आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ दे, पहले आप उसका डायग्राम बनाएंगे ऐसे, है ना, फिर उसका निकालना में तुल्य प्रतिरोध निकालना। अब इसमें देखो कैसे निकालोगे, चलो निकाल के देखते हैं इसको, है ना। अब देखो क्या लिखा है, इस तरह से क्या लिखा हुआ है कि एक तो 2 ओम, ये तो है ना, एक तो क्या है 2 ओम, एक क्या है 3 ओम,
एक तो 2 ओम, एक 3 ओम और एक 6 ओम। ये 3 है ना प्रतिरोध, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है ऐसे, इस तरह से, एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, फिर ऐसे तीसरा प्रतिरोध, ये 3 जुड़े हुए हैं ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना। और क्या लिखा है, एक तो 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, और एक क्या है 6 ओम का है। ऐसे 3 प्रतिरोध जोड़ रखे। और अब याद रखना है तुल्य प्रतिरोध निकालना श्रेणी क्रम। ये क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम यानी एक लंबी लगातार क्रम में जोड़े तो श्रेणी क्रम संयोजन है। और श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध आर। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्या लिखोगे, प्रतिरोध R1 सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है तुल्य प्रतिरोध, ऐसे लिखते जाएंगे। ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। समानांतर क्रम संयोजन होगा ना, वहां 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये मान है इसको 1 कर देंगे, 1 कर देंगे, वो हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब ये तो है जैसे R1 मान लें, ये मान लिया R2, ये मान जैसे मान लिया R3। हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है R। अब R1 का मान 2 ओम प्लस R2 का मान 3 ओम प्लस R3 का मान 6 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या आ गया, 6 3 9 2 11, कितना आ गया 11 ओम। हमारे पास उत्तर आ गया 11 ओम। ये हमारा इसका उत्तर आ गया। श्रेणी क्रम में है ना, चाहे कितने ही प्रतिरोध दो, सबको जोड़ना है बस आपको, वो श्रेणी क्रम संयोजन है। तुल्य प्रतिरोध सबके प्रतिरोधों का योग आएगा, वो श्रेणी क्रम संयोजन रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न। अगला क्या है, विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाइए। विद्युत परिपथ है ना, उसका आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। कैसे बनाते हैं विद्युत परिपथ, बार बार बनाते हैं हम, इस तरह से आगे बनाएंगे भी। देखो इस तरह से विद्युत परिपथ में है ना, यूं इस तरह से क्या लिख दे, एक बना देते हैं, ऐसे बैटरी लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते, ऐसे इस तरह से, जैसे एमीटर लगा दिया है ना, जैसे यहाँ यूं विद्युत बल्ब लगा दिया है ना, फिर इस तरह से यहाँ एक कुंजी लगा दी, इस तरह से प्लस ये माइनस, ये तो बैटरी है, ये प्लस फिर ये माइनस, ठीक है। फिर ये आगे चलोगे, ये क्या है विद्युत बल्ब है, और एक क्या है एमीटर है, ठीक है ना, और ये क्या है कुंजी है। इस तरह से विद्युत का प्रवाह ऐसे होगा, ये इस तरह से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह से आपको एक आरेख बनाना है, जिसको बोलते हैं विद्युत परिपथ। एमीटर जोड़ना है, बैटरी जोड़नी है, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगा रहता है, अगर वोल्ट मीटर लगाओ तो वो समानांतर क्रम में लगेगा, ध्यान रखना। कुंजी है ना, ये इस तरह से लगाना है। इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विद्युत परिपथ है, ये बनाते हैं हम, ठीक है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला अगला क्या है कि प्रयोग द्वारा, अगला क्या है कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। और ओम का नियम क्या है, देखो इस तरह से, देखो यूं ओम का नियम है क्या, ये लिखा हमने। अब इसका करना प्रायोगिक सत्यापन। क्या लिखेंगे, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन, पहले लिखेंगे इसमें ओम का नियम, और होता क्या है वो लिखा हमने। क्या लिखा है कि V समानुपाती क्या होता है I, इस तरह से V समानुपाती क्या होता है I, इस तरह से। और हम क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको। थ्योरी में क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा बोल देता हूं मैं, वो आप लिख लेना, थोड़ा समझ लेना। क्या करेंगे, किसी धातु के अलग अलग प्रतिरोध लेते हैं। क्या करेंगे, किसी धातु के अलग अलग प्रतिरोध लेंगे,
ठीक है ना। और क्या करेंगे, उन प्रतिरोधों में धारा आई प्रवाहित करेंगे और उनके सिरों पर पहले लिखेंगे ओम का नियम। क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। लिख देंगे V समानुपाती आई होता है, लिख देंगे। फिर करेंगे, इसके प्रायोगिक सत्यापन के लिए किसी धातु का चालक तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात रहता है, ठीक है ना। फिर करेंगे इसमें प्रतिरोध में, उस प्रतिरोध चालक प्रतिरोध में क्या करेंगे, विद्युत धाराएं जैसे I1 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान V1 आता है। इसी प्रकार से I2 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V2 आता है। तो क्या करेंगे, धाराओं के मान बदल बदल के विभवांतर के मान अलग अलग प्राप्त कर लेते हैं। लिख दूं क्या यहाँ, देखो पूरा इस तरह, देखो प्रायोगिक सत्यापन करोगे लिखोगे इसमें, पहले लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार, किसी चालक तार में धारा आई प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अतः V समानुपाती I लिख लोगे आप इतना, ये तो हमें ओम का नियम है, ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इस तरह से इसके प्रायोगिक सत्यापन के लिए, इसके प्रायोगिक सत्यापन के लिए किसी धातु के या किसी धातु का चालक तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध निश्चित रहता है, जिसका प्रतिरोध निश्चित रहता है। इसे परिपथ में जोड़ दिया जाता है, इसे परिपथ में जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखोगे, इस तरह से अगर आप चाहो तो परिपथ बना सकते हो आप, है ना, बनाना चाहिए तो इसे देखो एक बार थोड़ा टेम्परेरी से बना सकते हो इस तरह से, है ना। यूं एमीटर लगा दिया, फिर यहाँ थोड़ा सा इसको नीचे कर लूं मैं, ये कुंजी लगा दी, ये बैटरी है, ये एमीटर है ही, है ना, और ये प्रतिरोध R है, और हमेशा वोल्टमीटर लगता है इसके समानांतर क्रम में इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे लगा देंगे, बैटरी है, कुंजी है, प्रतिरोध R, वोल्टमीटर, एमीटर लगा दिए इस तरह से, विद्युत धारा बहेगी ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। आई विद्युत धारा इसमें पास कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस प्रतिरोध में क्या है, अलग अलग विद्युत धारा, जैसे मान लो आपने क्या किया, 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो फिर इस वोल्टमीटर में प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा वो हम इस V से रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद यहां से धारा जैसे 2 एम्पियर पास करेंगे, फिर उसमें
वोल्टमीटर में विक्षेप कितना आता है वो देख लेंगे, विभवांतर आ जाएगा। फिर 3 एम्पीयर की पास करेंगे इस तरह से। पास करके हम क्या करेंगे, आई के मान I1, I2, I3, I4 ऐसे अलग अलग मान लेंगे। वैसे यहाँ पर विभवांतर का मान भी अलग अलग आएगा, V1, V2, V3। जैसे 1 एम्पीयर लिया, जैसे मान लो 1 वोल्ट आ गया, 2 एम्पीयर लिया 2 वोल्ट आ गया, 3 एम्पीयर लिया 3 वोल्ट, ऐसे हर धारा के साथ क्या अलग अलग V का मान, विभवांतर का अलग अलग मान आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जोड़ दिया जाता है। इसके बाद लिखोगे क्या कि चालक तार में भिन्न भिन्न एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे चालक तार के सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर प्राप्त होते हैं, जिन्हें नोट कर लिया जाता है। जिन्हें नोट कर लिया जाता है तथा फिर V व I यानी विभवांतर व धारा के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। ग्राफ खींचेंगे फिर, है ना। ग्राफ खींचोगे तो ऐसे इस तरह से, ये विद्युत धारा I और विभवांतर V के बीच इस तरह से, या V इधर विभवांतर वाला मान लेंगे, इधर धारा I, यहाँ लिख देंगे एम्पियर में मान आ जाएंगे सारे ग्राफ में, इधर वोल्ट में सारे मान आ जाएंगे। फिर हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या है, ऐसे सीधी लाइन प्राप्त होती है। ग्राफ में क्या मिलती है, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ता है, 20 समानुपाती यहाँ पर क्या है आइए। अतः ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे सिद्ध होता है कि धारा I विभवांतर V के समानुपाती है। अतः V समानुपाती I, इस तरह और लिखना चाहो लिख दोगे। अतः इससे ओम का नियम सिद्ध होता है। इससे क्या ओम का नियम क्या होगा, सिद्ध हो जाता है इस तरह से। तो देखो पहले क्या लिखना, हमें ओम का नियम लिखना है प्रायोगिक सत्यापन में, कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V प्रवाहित धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। V समानुपाती I, ये ओम का नियम है। फिर हम क्या करेंगे, इसका प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए किसी धातु का चालक तार लेते हैं जिसका प्रतिरोध निश्चित रहता है ना, इसे परिपथ से जोड़ दिया जाता है, जोड़ देंगे ऐसे। फिर लिखेंगे चालक तार में भिन्न भिन्न एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे वोल्टमीटर में अलग अलग रीडिंग, यानी चालक तार के सिरों पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें नोटबुक में नोट कर लिया जाता है। तो क्या लिखा है, चालक तार में भिन्न भिन्न एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे चालक तार के सिरों पर भिन्न भिन्न विभवांतर प्राप्त होते हैं, जिन्हें नोट कर लिया जाता है। तथा फिर V और I के मध्य क्या है, ग्राफ खींचा जाता है, यानी प्रवाहित धारा I और उत्पन्न विभवांतर V के बीच ग्राफ खींचा जाता है। और फिर ऐसे ग्राफ खींचना है तो कह देंगे, अतः ग्राफ में एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रवाहित धारा I उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होती है। अतः V समानुपाती I।
अतः यह ओम का नियम है जो इससे प्रयोग से सिद्ध होता है। इतना लिखना बस। ये क्या ओम के नियम का क्या है, प्रायोगिक सत्यापन याद रखना है। ठीक कर लोगे। ये प्रश्न हो गया अपना एक, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। इसके बाद देखो अगला 16वां 17वां, ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानो एग्जाम में इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। क्या है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के परिपथ का चित्र बनाते हुए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। याद है, ठीक है ना। दूसरा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम संयोजन के श्रेणी क्रम का चित्र बनाते हुए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। कहने का मतलब है क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। ये दो प्रश्न है, इन दोनों को करते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे छोटे छोटे प्रश्न बचे हैं। उसके बाद देखो इस तरह से, एक तो निकालना है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र, किसका, श्रेणी क्रम का, और एक निकालना है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। पहला है नंबर 1, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब देखो यहां में छोटा सा डायग्राम बना देता हूं श्रेणी क्रम संयोजन। इस तरह से देखो, श्रेणी क्रम में क्या होंगे, प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के एकांतर क्रम में जुड़े रहेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे एमीटर है मान लो, ये है ना, जैसे ये बैटरी है, इस तरह से, है ना। ज्यादा कुछ नहीं लगाना, जैसे कुंजी है बस। एमीटर वोल्ट मीटर जोड़ दो, दो चार बस, ज्यादा जरूरत नहीं है ना। यहां जुड़ेंगे क्या, वोल्ट मीटर, इसकी सिर्फ क्या जुड़ेगा, वोल्ट मीटर। यहाँ जुड़ेगा, यहाँ भी जुड़ेगा वोल्ट मीटर, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे किसको कह दो V1, जैसे ये V2, ये क्या होगा, जैसे V3, जो भी है आप करना चाहें, ठीक है ना। ये है प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। ये बैटरी है, विद्युत धारा इधर पास कर रहे हैं, इस तरह से धारा I पास हो रही है, I। ये तो आपको डायग्राम याद रखना है, ठीक है ना। ये कुंजी है, ये कुंजी, ए एमीटर है, ये क्या, ये एमीटर याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, एमीटर याद रखना है ये, ठीक है ना। ये प्लस ये माइनस, एमीटर का दो सिरे प्लस माइनस वाले जुड़े हुए। अब ये आपको एक तो डायग्राम पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन में, और ये प्रतिरोध जैसे R1, ये प्रतिरोध क्या है R2, ये प्रतिरोध क्या है R3, ऐसे अलग अलग हमने, जैसे 3 4 आपकी मर्जी है, जितना आप जोड़ना चाहें, इस तरह से। अब ये देखो इसमें क्या लिखा है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और याद रखने, याद रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। एक लाइन क्या लिख दोगे आप, चित्रानुसार 3 प्रतिरोधों को परिपथ में जोड़ दिया जाता है। लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परिपथ को चित्रानुसार बना दिया जाता है, या बना देंगे, ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम संयोजन में, यहां से धारा आई 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 आई, यहां से आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई, मतलब यहां से धारा आई, तीनों के अंदर धारा आई पास हो रही है। और इस धारा आई पास होने से यहाँ पर विभवांतर क्या है, V1, यहाँ पर विभवांतर जैसे V2, और यहाँ पर विभवांतर जैसे V3। कहने का मतलब है श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में जोड़ोगे ना प्रतिरोधों को, तब उनमें प्रवाहित होने वाली धारा I हमेशा सबके लिए सेम रहती है, लेकिन विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग होता है। ये पॉइंट याद रखना है। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है। किसका मान अलग होता है, विभव यानी विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग आता है। याद रखना, ये 2 पॉइंट आपको अलग से नोट कर लेने, वो छोड़ने नहीं है। अब देखो कैसे लिखोगे, यहां श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रवाहित धारा
प्रवाहित धारा का मान समान रहता है लेकिन उत्पन्न विभवांतर का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान रहता है? किसका? धारा का मान समान रहता है। और किसका मान अलग अलग होता है? विभवांतर का मान क्या आता है? अलग अलग। ये याद रखना है। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम, फिर ये दो एक पॉइंट याद रखना है ये, ठीक है ना। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, अगले पेज से कर दो मैं। अब क्या करेंगे? ओम का नियम लगाएंगे, दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम चाहे संयोजन क्रम, किसी का निकालो, सब में ओम का नियम लगेगा। देखो कैसे, क्या लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। अब ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? V बराबर क्या लिखते हो? आई आर। ये ओम का नियम लिखते हैं हम। V बराबर क्या है? आई आर। इतना पता है सबको। अब V का मान अलग है, I का मान सबका क्या है? सेम है। इसका मतलब अगर हम प्रतिरोध R1 के लिए V1 का मान निकालें तो हमारे पास क्या आएगा? V1 बराबर I तो सबके लिए सेम है, क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये निकालना ना कुल विभवांतर, V बराबर क्या लिखोगे? V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे क्या लिखोगे? टोटल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दे समीकरण नंबर 1। अब देखो V1 का मान क्या आएगा? V1 बराबर, इसको देखो, अगर इसको V1 कर दूं, I का मान तो सब में सेम है, I देखो इस तरह से, I का मान सबका सेम है, I पास कर रहे। V1 V2 V3, R1 R2 R3, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, I का मान सबका सेम है, क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से देखो, V1 बराबर I का मान सबका सेम है, या क्या हो गया? R1, ठीक है ना। कर दी समीकरण नंबर 2। V2 दूसरा निकालें, V2, इसका भी क्या है? I R2, समीकरण 3। फिर V3 I R3, समीकरण नंबर 4। अब क्या करें? समीकरण 2 3 4 ये तीनों ने V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? इस तरह से, समीकरण 2 3 व 4 से V1 V2 V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखें तो एक में ये है, तो तुल्य प्रतिरोध V बराबर, अब क्या गया बताओ, क्या लिखोगे? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, ये आ गया। और आपको पता है V बराबर क्या होता है? IR, लिखा मैंने शुरू में। इसका मतलब इस V की जगह IR कर दो, मैं लिख दिया IR बराबर, ये है IR1 IR2 IR3, सब में I कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लूं मैं यूं, क्या बच गया अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल। I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल कर दें, यहाँ I से I कैंसिल हो जाएगा। ये क्या था? IR, इस तरह से। अब क्या करें? इस तरह से कर दें,
तो आई से आई क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। क्या बच गया, आर बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या गया हमारे पास, 3 प्रतिरोध जोड़े थे श्रेणी क्रम में, और उन तीनों के लिए तुल्य प्रतिरोध का मान हमारे पास आ गया। तो श्रेणी क्रम संयोजन का अगर पूछ ले ना पेपर में, 1 नंबर हम पूछ सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र लिखिए। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र ये है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, याद रखना ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ये। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान रहता है, विद्युत धारा का मान समान रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। बस फिर ओम का नियम लगा के हमने वही किया, कुछ नहीं किया। ये क्या आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन का क्या आ गया हमारे पास, फॉर्मूला आ गया। निकाल सकते हो, कर लोगे ना ये। तो ये तो हो गया अपना किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकालने का हमारे पास फॉर्मूला, उसको व्युत्पन्न करने का तरीका आ गया। ठीक है, इतना पूरा करना आना चाहिए आपको। अब देखो इसमें 3-4 प्रश्न बने हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ बनाना, श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान समान रहता है, धारा का मान समान। श्रेणी क्रम संयोजन में किसका मान अलग अलग प्राप्त होता है, विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये 3-4 प्रश्न याद रखने, तो पूरा निकालना आपको आना चाहिए, पेपर में पूछेंगे, ध्यान रखना दोनों में से एक आएगा। ठीक है ना। अब देखो अगला, इसके बाद सेकंड कौन सा है, समानांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालना, सेम ऐसे ही करना है, सेम पीछे बनाया ना, उसी तरह का हमें बनाना है एक ही परिपथ, पीछे वाले की तरह ही। लेकिन यहाँ पर है, अब यहाँ जोड़ेंगे ना प्रतिरोध, तो वो क्या हो जाएंगे, उनको जोड़ना हमें समानांतर क्रम में, एक दूसरे के पैरेलल जोड़ने, एक दूसरे के समांतर ही, इस तरह से पैरेलल जोड़ने, इस तरह से। वहां तो एक लाइन में जोड़े श्रेणी क्रम में, यहाँ पर क्या एक दूसरे के पैरेलल जोड़े इस तरह से। ठीक है ना, ये जोड़ दिया, ये जैसे R1, ये R2, ये R3। याद मतलब तरीका याद रहे ना, तो आप आराम से किसी कोई प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एमीटर जैसे जोड़ दिया है ना, फिर ये बैटरी इस तरह से, प्लस माइनस इधर लगा दी जैसे कुंजी, पीछे वाला वही है परिपथ, वैसे ही बनाया मैंने, कुछ नहीं चेंज किया, केवल क्या किया यहाँ प्रतिरोध चेंज कर दिए। अब देखो वहां पर तो क्या थे, R1 R2 R3 ऐसे, तो V1 V2 V3। अब देखो ये तीनों एक जगह आ गए, इसके दो ही सिरे हैं। वहां तो क्या हो गया, देखो ये पीछे वाले में, पीछे वाले में क्या था देखो, इसका सिरा अलग, इनका सिरा अलग, इनका सिरा अलग, और हम कहते हैं सिरों पर उत्पर विभवांतर, उसको मापता है वोल्टमीटर। इसका सिरा अलग, अलग लगाया वोल्टमीटर, इसके अलग तो अलग लगाया, इसका अलग तो अलग लगाया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस अगले वाले में सिरे देखो सबके सेम ही है, यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, इधर आके यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये भी यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब सिरे दोनों सबके सेम है, और सिरे सेम होंगे तो वोल्टमीटर क्या लगेगा, एक ही लगेगा। ध्यान रखना, अब यहाँ क्या लगेगा, एक ही लगाना वोल्टमीटर, ऐसे एक ही लगाया वोल्टमीटर बस, वहां पर अलग अलग 3 लगे थे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से आपने विद्युत धारा आई पास की है ना, यहाँ से हमने विद्युत धारा आई प्रवाहित की, यहाँ से इधर आई, फिर यहाँ लाइट आई। अब यहाँ से लाइट कुछ इधर चली गई, इसको लिखेंगे I1 विद्युत धारा, कुछ इस वाले भाग में आ गई तो इसको लिखेंगे I2 है ना, कुछ इधर आ गई इसको लिखेंगे I3। वहां पर सब में धारा सेम जा रही थी, अब यहाँ बंट गई 3 भागों में, विद्युत धारा अलग होगी लेकिन विभवांतर क्या आ गया, सेम, तो उसका उल्टा हो गया। श्रेणी क्रम याद कर लो, समांतर क्रम में श्रेणी क्रम का उल्टा करना और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, क्या लिखेंगे, वापस वही लाइन, समांतर क्रम संयोजन के लिए 3 प्रतिरोधों को चित्रानुसार परिपथ के साथ जोड़ते हैं, लिख लोगे वे। उसके बाद ये लिखना है, देखो कैसे, कि समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न, विद्युत धारा
का मान भिन्न भिन्न व उत्पन्न विभवांतर का मान समान रहता है। उत्पन्न विभवांतर का मान समान, वहां उल्टा था श्रेणी क्रम में। अब यहां देखो विद्युत धारा का मान अलग अलग आ गया भिन्न भिन्न, और विभवांतर का मान क्या आ गया, समान आ गया। ये ध्यान रखना है किसमें, समांतर क्रम संयोजन में। अब फिर वही लगाएंगे हम, ओम का नियम लगाएंगे, है ना। अगले पन्ने में कर दूं, देखो ऐसे ओम के नियम से क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर। अब देखो V समान है, एक समान है ना, देखो यूं V तो एक समान है सबका, R अलग है और I अलग है। अब V एक समान है, R अलग है और I अलग है, ये तो अलग अलग है। अब देखो यहां अगर V समान है, इसको ही लिख दूं मैं, I बराबर लिखना चाहूं क्या लिखोगे इसको, I बराबर V अपॉन R लिखेंगे, इसे एक ही बात है। इसको मैंने यूं लिख दिया, V बराबर आई आर, या I बराबर तो R इधर आएगा तो बट्टे आ जाएगा इसके, तो I बराबर V अपॉन R, V बट्टे R, ऐसे लिख दो। अब देखो इसको कर दिया समीकरण नंबर 1। अब यूं कह दूं I1 बराबर, अब I1, अब हमें I का मान ऐसे निकाल देखो, तो ऐसे लिख दो, टोटल I कुल विद्युत धारा बराबर क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 प्लस क्या लिखोगे, I3, इस तरह से लिखोगे। ये तो लिखना है कुल विद्युत धारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और क्या कर दें ऐसे कि I1 बराबर V तो सेम है, R पहले प्रतिरोध के लिए R1 तो V बटे R1, ऐसे ही I2 बराबर क्या लिखोगे, V बटे R2, है ना। फिर I3 बराबर क्या लिखोगे, V बटे R3, इस तरह से। अब I1 I2 I3 के मान यहाँ रख दे इस समीकरण, जैसे इसको मैंने समीकरण 2 कर दिया इस 2 में रखने पर, है ना। तो I1 I2 व I3 के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, दूसरी ये तो कुल I बराबर I1 का मान V अपॉन R1, I2 का मान V अपॉन R2, I3 का मान V अपॉन R3, ऐसे लिख दिया। और आपको बताया I बराबर लिखा हमने, क्या लिखा है, V अपॉन R, V बटे R I का, ये यहाँ रख दें इसकी जगह, ये तो V बटे R, ये तो है ये इसकी जगह, यहाँ क्या आ गया, V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3, क्यों आ गया। अब देखो यहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन सब में लिख दो V बटे R बराबर, सब में क्या कॉमन आ रहा है, सब में V कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, इस तरह से आ गया। तो V से भी क्या कर दूं मैं, कैंसिल कर दूं, यहाँ V से भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब देखो क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, 1 बटे R बच गया ना, ये तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, क्या बच गया, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ऐसे इस तरह से। ये क्या है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध का हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ये ऐसे निकालना, ठीक है ना। देख लो दोबारा एक बार, क्या लिखना है, अगर समांतर क्रम संयोजन पूछ लेना तो एक तो आपको परिपथ बनाना चाहिए, ये बनाना है,
उसके बाद समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान यहाँ की बात अलग अलग हो गया, विभवांतर सबका समान रहता है, फिर है ना। क्या करना है, V बराबर आई आर फॉर्मूला हमारे पास है। अब I अलग अलग है तो हमें I चाहिए, I बराबर V अपॉन R हो जाएगा। हमें I चाहिए ना, I अलग अलग थी तो क्या हो जाएगा, I बराबर V बटे R हो जाएगा। और I का मान क्या है, अलग अलग I1 I2 I3 है तो I1 I2 I3, तो I1 का मान V बटे R1, I2 का मान V बटे R2, I3 का मान V बटे R3। कुल मान I का तीनों जोड़ दें, तीनों जोड़ देंगे, जोड़ दिए बस ये किए। और I बराबर V बटे R होता ही है तो ये लिख दिया यहाँ, फिर निकाल के I V कॉमन ले लिए, कट गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 तो आ गया। तो क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र किसके लिए, समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम दोनों याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम में ये याद रखना है, किसका मान समान, किसका मान भिन्न, विद्युत धारा का मान भिन्न, विभवांतर का मान समान रहता है। और फिर इस तरह से निकालना, थोड़ा सा निकालना आना चाहिए। लास्ट में ये पूछ लिया आपसे 1 नंबर का कि समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताइए, तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये अपना यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गए ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया देखो, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का हो गया, और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बनाते हुए तुल्य प्रतिरोध का व्युत्पन्न करना, उसको सूत्र स्थापित करना, वो आपको आना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 18, घरेलू परिपथ में विद्युत का संयोजन किस प्रकार किया जाता है। घरेलू परिपथ है ना, उसमें विद्युतें किस प्रकार से इसका तारों का संयोजन करते हैं, किस, तो याद रखना समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समानांतर क्रम संयोजन होता है विद्युत धारा का, किसमें, घरों के अंदर। तो घरों के अंदर विद्युत धारा का संयोजन जो है विद्युत परिपथ का, वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, ध्यान रखना ये। ठीक है, इसके बाद देखो, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति है ना, 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। ठीक है ना। अब दिखा है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं। अब 1 किलोवाट में जूल कितने होते हैं वो देखना है। ठीक है ना, देखो कैसे, इस तरह से, एक अश्व शक्ति है ना 1 HP हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, याद रखना ये। ठीक है ना। दूसरा क्या है इसमें, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट और 1 किलोवाट घंटा ना, वो 1 यूनिट के बराबर होती है, ध्यान रखना ये। ठीक है ना। अब देखो 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, वाट है, हॉर्स मतलब कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में मिनट 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 गुना 60 तो कितना आ गया, क्या आ जाएगा, 1000 गुना वाट तो है ही ये, गुना कितना आ गया 3600 की सेकेंड, इस तरह से। ठीक है ना। अब 1000 है ये, कितना आ गया 3600, 3 जीरो और क्या आ गया वाट इंटू सेकेंड, और क्या लिख दें इसको, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख दूं ऐसे 3.6 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, और इस वाट इंटू सेकेंड इसको लिखते हैं जूल। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इतना होता है कि इसमें 1 किलोवाट होर में, यानी 1 किलोवाट घंटा में, ये ध्यान रखना बस। और अगर इतनी लाइट है ना खर्च हो जाए ना, तब हमें हमारे रीडिंग जो ना यूनिट आती है उसमें एक रीडिंग आएगी, यानी एक इसमें यूनिट रीडिंग आ जाएगी हमारी बोर्ड, बिजली वाले बोर्ड में। ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला, अब देखो अगले हैं ये, एक तो क्या है, बिंदु ए व बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब बताओ ये किस क्रम में जुड़े हैं, पहला किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, 2 ओम 2 ओम, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस
1/R2 दो ही है ना, दो लिख दिए बस। 1/R बराबर R1 का मान 2 ओम, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? तो 1/R बराबर क्या आ गया? 2 लगतम आ गया ना, क्या गया यहाँ? 1 + 1 यानी क्या आ गया? 1/R बराबर क्या आ गया? 2/2 यानी 1। 1/R बराबर 1 और R बराबर भी क्या रहेगा? 1। तो हमारे पास उत्तर ये आ गया। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या आ गया? 1 ओम आ गया इसका। इसका देखो सेकंड वाले का, और सेकंड वाले में क्या करोगे? पहले इनका निकाल लो, इसका निकालेंगे ना। अब देखो ये समांतर क्रम संयोजन में है, पहले इसका निकालो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में देखो 1/R है ना, बराबर 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/3। लघुत्तम कितना आ गया? 6। या कितना हो गया? 3 या 2। 1/R बराबर 1/R बराबर क्या आ गया? 5/6। और R बराबर करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये 6/5। अब इन दोनों का कितना है? इन दोनों को निकालोगे तो कितना आएगा? 6/5। चलो इसको आगे कर देता हूँ मैं ना, थोड़ा सा यहाँ आएगा ना पूरा। कितना है देखना, कितना है? 2 3 2 3 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब देखो ऐसे, इसको यूं कर दिया, क्या जुड़े हैं ऐसे? देखो यूं, दो यूं समांतर क्रम में संयोजन में, फिर आगे दो समांतर क्रम संयोजन में ऐसे, इस तरह से। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, फिर ये 3 ओम। अब देखो यूं ध्यान रखो, ए और बीच के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। ए जैसे ये बिंदु ए और यहाँ बिंदु बी। अब ये ध्यान रखो, इन दोनों को निकाल लो, यहां माना जाएगा कुछ, इसको निकालो यहां कुछ माना जाएगा। ये पूरा और ये पूरा एक दूसरे क्या है? श्रेणी क्रम में। ये पूरा एक दूसरे क्या है? श्रेणी क्रम में। ये तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, लेकिन ये पूरा इस पूरे के क्या है? श्रेणी क्रम में। इस पूरे को निकाल लो और इस पूरे को निकाल लो, दोनों को श्रेणी क्रम में कर लो, फिर उसके बाद जोड़ लो। देखो अब पहले देखो इसका निकालना है, इन दोनों के बीच में पहले हम इसका निकालने हैं। इसमें देखो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3, क्योंकि समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 1/, होता है ना R वाला। 1/R बराबर लघुत्तम कितना आ गया? 6 आ गया ना, 3 दूनी 6, यहाँ 3 प्लस यहाँ के 2 कितना आ गया? 1/R बराबर क्या आ गया? 5/6। और 1/R आया ये, तो हमें R बराबर करना है, तो उल्टा हो जाएगा अगले वाला, 6/5। यानी हमारे पास इस पूरे का क्या आ गया? ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसको निकाल लो, इधर वाले को। 1/R बराबर सेम ही तो है ये, 1/2 प्लस 1/3 सेम ही है ये, इसकी तरह ही। इसका भी क्या आएगा? यही आ जाएगा, कितना? 5/6। और R बराबर क्या आएगा? 6/5। इसका भी यही आ गया। इसका मतलब इधर वाला 6/5 6/5। अब ये देखो इस दोनों का एक नया बना दूं मैं, ये बना दिया मैंने, इसका 6/5 और इसका भी 6/5। अब R निकाल लो, R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम हो गए ना। अब ये R बराबर 6/5 प्लस 6/5 कितना आ गया? R बराबर 5 आ गया लघुत्तम के इसका, तो यहाँ 6 + 6 कितना आ गया? 12/5 ओम आ गया ये, ठीक है ना। इस तरह से निकालना है। अगर अलग अलग आ जाए ऐसे, उनको पहले जोड़ के समांतर क्रम और उनको जोड़ के पहले श्रेणी क्रम में चेंज कर लो, उसके बाद उसको जोड़ के उत्तर निकाल लो, ठीक है। अगला देखो, इसका भी निकाल सकते हो। देखो इस तरह निकालना है, ए और बी के बीच। अब देखो ये दोनों ना एक दूसरे के है, श्रेणी क्रम में है। ये 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और ये 2 है, एक दूसरे क्या है? फिर ये देखो ऐसे कर लेना, जुड़ जाएंगे तो ये 4 ओम, ये क्या है? 2 ओम। अब एक दूसरे क्या? देखो ये समांतर क्रम हो गया ना, ये भी समांतर क्रम हो जाएंगे। इन ये श्रेणी क्रम में 2 ओम प्लस 2 ओम, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला R1 + R2, 2 + 2, तो इसका कुल क्या आ गया? 4 ओम आ गया। एक तो 4 ओम का ही ऊपर वाला, नीचे वाला 2 ओम का, एक दूसरे क्या? ये पूरा मान और ये पूरा मान एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो 4 ओम का और एक 2 ओम का समांतर क्रम में आ गया। तो निकाल लो फॉर्मूला, निकाल के 1/R बराबर 1/4
+1/2 करके निकाल लोगे अब आप, है ना। लघुत्तम लेके आगे इसको कर लेना पूरा इस तरह से। तो आपको इस तरह से अपना ये विद्युत धारा वाला चैप्टर था। इसमें कुछ क्वेश्चन थे और ये तो आपको याद करने ही है। प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कैसे करेंगे, है ना। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ठीक है ना। आवेश की इकाई क्या होती है, वोल्टमीटर है, एमीटर है। अब देखो 2-3 बातें और याद रखनी है। हमेशा एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखो, अलग से लिख लो चाहे प्रश्न, ये अलग से लिख लो प्रश्न कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो चाहे दिखा दूं मैं आपको, डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए, देख लो, ये देख लो। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लंबी लाइन जोड़ रहे हैं, लेकिन वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम, देखो किस समांतर में है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्टमीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात याद रखनी है। और कुछ बीच में और बातें बताई है मैंने, वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ये अपना विद्युत धारा वाला चैप्टर था। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कुछ ये और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन का ओम का नियम, है ना। ये थोड़े से आपको याद रखने हैं। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन है। ये थोड़े से इस तरह से डायग्राम बने आज है ना। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम को चेक करके उनके फॉर्मूले याद है तो उसको रख के आप आराम से इसकी गणना कर सकते हो। आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो आज अपना ये चैप्टर हो गया किसका, विद्युत धारा वाला पूरा चैप्टर हो गया ये, ठीक है ना। और इस विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना, इसमें थोड़ा बता दूं मैं, देखो कौन सा कितने नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से। देखो थोड़ा मैं बता दूं आपको, इसमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसका कितना हिस्सा इसमें अपने काम आएगा। विद्युत धारा के इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इसमें क्या है कि मैसेज फोटो आ जाती है ना, फिर तो फिर ये रहा। देखो इसमें है ना विद्युत धारा का चैप्टर है ना, इस विद्युत धारा वाले चैप्टर में, विद्युत वाले में, इसमें टोटल प्रश्न जो आएंगे वो आएंगे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे इसमें से, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न भी आएगा जिसमें 1 नंबर 2 नंबर के, अति बड़े नंबर के आएंगे 3-4 नंबर का, और एक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा, एक खालिस्तान नहीं आएगा, और थोड़ा आएगा लघुतरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का एक, और 4 नंबर का ये बड़े वाले प्रश्न में आएंगे। टोटल 7 नंबर का चैप्टर इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो 7 नंबर के प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में। कितने के, 7 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से आएंगे, 7 नंबर, ठीक है ना। एक बड़ा प्रश्न भी आ सकता है ऐसे 4 नंबर का, और 2 नंबर का आएगा ये लघुतरात्मक आएगा, और एक आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 7 नंबर के प्रश्न आएंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा नहीं कवर करना आपको। ओम का नियम पढ़ लो, ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन पढ़ लो, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लो, समांतर क्रम संयोजन पढ़ लो, फिर जैसे प्रतिरोध है इनको जोड़ने दो, ऐसे तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए, उससे आपको न्यूमेरिकल करनी आनी चाहिए ये। फिर वोल्टमीटर है विभवांतर का मापन करता है, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, ठीक है ना। गैलोमीटर है वो विक्षेप का मापन करता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, विद्युत परिपथ घरों में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये बात थोड़ी याद रखनी बातें, ये मेन बातें हैं सारी, ठीक है ना। 1 किलोवाट घंटा है ना 3.36 जूल के बराबर होता है, लिखा भी हमने 1 यूनिट, यानी कि इसी अपना व्यवसायिक मात्रक है ये। घरों में यूनिट जो आती है ना वो 1 किलोवाट घंटा के हिसाब से आती है वो, ठीक है ना। वो थोड़ी आपको याद रखना है, ये थोड़ी सी आपको। और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। शक्ति है उसका मात्रा क्या होता है, वाट। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। ये बातें थोड़ी याद रखनी है आपको। धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, है ना। ये बातें थोड़ी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अपना यहाँ विद्युत धारा वाला चैप्टर क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। आगे अगला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद तब तक के लिए।